आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परमाणु बम यानी एटम बम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप नाभिकीय बम या न्यूक्लियर बम के भी नाम से जानते हो। परमाणु बम को हम एक बेसिक से फिगर के हेल्प से समझने वाले हैं। फिगर को बनाने से पहले, फिगर को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि परमाणु जो बम है यानी जो एटम बम है वो नाभिकीय विखंडन के प्रक्रिया पर काम करता है, यानी न्यूक्लियर फिशन। एटम बम न्यूक्लियर फिशन के प्रक्रिया पे काम करता है। हमने न्यूक्लियर फिशन के बारे में स्टडी किया था कि न्यूक्लियर फिशन यानी जो नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन के बमबारी के द्वारा टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है, ठीक ना। उसी के साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। और यही ऊर्जा अगर अनियंत्रित हो, मतलब अनकंट्रोल्ड हो, तो क्या हो जाएगी, वही ऊर्जा हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाती है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यानी अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है, जिसमें कि क्या चीज वो जो भारी नाभिक होगा वो बार बार टूटते चला जाएगा और टूटने के कारण बार बार ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा हमें नुकसान पहुंचाती है। तो चलते हैं इस परमाणु बम यानी एटम बम को समझने के लिए हम फिगर ड्रा करते हैं, ठीक ना, तब हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलते हैं। अब हम इसी फिगर के हेल्प से परमाणु बम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें जो ये दो पोर्शन है जो हमने रेड कलर से कलर कर रखा है, ये दो पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, तो यहाँ पर यूरेनियम 235 का हमने कुछ टुकड़े रखे हुए हैं और यहाँ पर भी यूरेनियम 235 का कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। आप प्लूटोनियम भी ले सकते हो, प्लूटोनियम 239 का भी कुछ टुकड़े ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी टुकड़े आप रखोगे यहाँ पे यूरेनियम का, उसका द्रव्यमान, मतलब जो भी टुकड़े आप यूरेनियम का यहाँ पे रखोगे उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्रांतिक द्रव्यमान से कम ही क्यों होना चाहिए, तो हम क्रांतिक द्रव्यमान को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्रांतिक द्रव्यमान को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्रांतिक द्रव्यमान किसी पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा है जिस पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। तो देखो, अगर क्रांतिक द्रव्यमान मतलब कि एक ऐसी न्यूनतम मात्रा होती है किसी भी पदार्थ के लिए, ठीक ना, जहाँ पे नाभिकीय विखंडन आपका अभिक्रिया जो है शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मान लो यहाँ पे क्रांतिक द्रव्यमान या उससे अधिक, क्रांतिक द्रव्यमान या उससे अधिक मात्रा में यहाँ पे रख देते हो, तो पता चला कि आप बना ही रहे हो और तभी क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू हो गया और जो भारी नाभिक थे टूटने लगे और टूटने के दौरान क्या हो गया, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, न्यूट्रॉन निकले और वहीं पे फट गया। ये ऐसे ही हो गया ना, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे टुकड़े रखते हैं यूरेनियम के चाहे प्लूटोनियम के, उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। आप क्रांतिक द्रव्यमान को एक स्केल की तरह मान सकते हो कि यहाँ पे स्केल है, ये क्रांतिक द्रव्यमान का ये स्केल है कि भैया इससे अगर कम रखोगे तो नाभिकीय विखंडन, इधर रखोगे तो नाभिकीय विखंडन शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ तक रख दोगे, मतलब क्रांतिक जो द्रव्यमान तक रख दोगे, ठीक, या उससे अधिक अगर तुम कोई भी पदार्थ रख देते हो, उससे अधिक द्रव्यमान वाला पदार्थ रख देते हो, क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाला पदार्थ अगर रख देते हो तुम, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान वाले ही यूरेनियम के टुकड़े यहाँ पे भरते हैं। अब देखो, अब ये पूरा समझ गए तो इतने ही तक समझना था। अब यहाँ पे होता क्या, अब देखो यूरेनियम के टुकड़े होंगे, अब टुकड़े हैं तो बहुत सारे यूरेनियम के उतने टुकड़े, बहुत सारे परमाणु होंगे, उनमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो न्यूट्रॉन्स है तो ठीक ना, तो अभी ये क्या है, जो न्यूट्रॉन्स है, अभी न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन क्या है कि क्रांतिक द्रव्यमान से इनका द्रव्यमान कम है, तो अभी क्या चाहिए, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा, ठीक ना। लेकिन क्या करते हैं, अब हमें जब भी क्या कराना हो, इसे मतलब कि विखंडन करवाना हो, मतलब कि परमाणु बम को फोड़ना हो, ठीक ना, ठीक, तो आप करोगे क्या, ये एक चाबी लगा होता है, यहाँ से एक चाबी को क्या करोगे, आप हटा दोगे, हटाओगे जैसे ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। गिरने के बाद ये होगा कि अब इसका जब दोनों मिलेंगे तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्रांतिक द्रव्यमान पे आ जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा। तो हमने बोला ना कि क्रांतिक द्रव्यमान
पे आ जाए या उससे अधिक हो जाए तो क्या हो जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया चालू हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे ये गिर के यहाँ पे आएगा तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगी और न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, वो भारी नाभिकों को तोड़ने लगेंगे। तोड़ने के साथ साथ क्या और भी न्यूट्रॉन्स बनेंगे, क्योंकि हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में पढ़ा है ना कि और भी और भी न्यूट्रॉन्स बनेंगे। फिर न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे और भी, तो अब इतने में जैसे यूरेनियम हमने टुकड़े ले रहे हैं तो हमें ये थोड़ा ना पता है कितने परमाणु है, हजारों परमाणु हो सकते हैं। तो वो हजारों परमाणु को क्या फटाफट तोड़ने लगेंगे और फिर न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, फिर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करेंगे। और यही ऊर्जा एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरे के पूरे ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग लेयर होता है उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद बहुत भयंकर क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक ना। विस्फोट के साथ लगभग 10 के घाते 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी निकलता है। तो ये विस्फोट के साथ इतना ज़्यादा टेम्परेचर निकलता है। अब देखो इतना ज़्यादा टेम्परेचर का उत्पादन होता है। अब अगर आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक पानी उबल रहा है तो अगर हाथ डालोगे तो जल जाता है। तो ये 10 के घाते 7 है, मतलब कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 इतने जीरो होंगे। तो ये समझ सकते हो आप कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर निकलेगा, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा था। अब और क्या होता है, तो और भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब भी उत्पन्न होता है। इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेशर भी पैदा हो जाता है। उसी के साथ साथ क्या होता है, तो पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें भी निकलती हैं, ठीक ना। और ऐसे भी कुछ किरणें निकलती है जो आपको अंधा भी कर सकती हैं। और इसके फटने से इतना दूर दूर तक पूरा का पूरा जीवन का नामो निशान मिट जाता है। हजारों किलोमीटर तक आप देखोगे पूरा का पूरा जीवन का नामो निशान मिट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है, तो कुछ रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती हैं। क्या निकलती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें। और इनका जो अस्तित्व होता है क्या चीज़, सैकड़ों सालों तक रहता है। इनका जो अस्तित्व होता है, रेडियो एक्टिव जो किरणों का अस्तित्व होता है वो सैकड़ों सालों तक होता है, ठीक ना। ये सैकड़ों सालों तक होता है रेडियो एक्टिव किरणों का। और इससे होता क्या है कि अब जो भी वहाँ के लोग होंगे, ठीक ना, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि एक बार एटम बम जापान के नागासाकी में फटा हुआ था। तो अब आज भी बोला जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वो थोड़ा मानसिक रूप से या थोड़ा विकलांग ही पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं अभी भी उनको इफेक्ट करती हैं, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा एक सारांश था एटम बम के बारे में, एक बेसिक सा नॉलेज था। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एटम बम कैसे काम करता है, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, ये मेन प्रोसेस, ये मेन एक समझ सकते हो इसका छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, ठीक ना। सो एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो भी नीडी पर्सन हो, जो भी आपको लगे कि उस बंदे को इसके बारे में जानना चाहिए, तो उसे शेयर ज़रूर करें। एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक, जो आपकी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं और भी नॉलेज जो है आपका उसे बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ।